हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, हम जो एबीएम पढ़ रहे हैं उसमें से मॉड्यूल सी आज चैप्टर नंबर 23 एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 देखेंगे। इस चैप्टर में पढ़ना है आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, इससे रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 17 में एबीएम के मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 17 ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट यदि आपने पढ़ा होगा तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। आज हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट डेरिवेटिव्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट, आरबीआई गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये बेसिकली आपको ये सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, आज की शुरुआत करते हैं कि रिस्क टू बैंकिंग इंडस्ट्री। देखिए, यहां जो रिस्क पढ़ना है आपको, मेनली तो रिस्क पढ़ना है क्रेडिट रिस्क। ठीक है, लेकिन वो भी क्रेडिट रिस्क किसका? तो बैंकिंग इंडस्ट्री का। जो बैंकिंग इंडस्ट्री बिजनेस करती है उसमें से किस किस प्रकार के रिस्क हैं उसके, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो मेनली जो रिस्क डिवाइड किए गए हैं वो 3 प्रकार के हैं: मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और क्रेडिट रिस्क। बीएफएम में आप अलग अलग प्रकार के रिस्क पढ़ते होंगे, लेकिन यहां पे मेनली 3 प्रकार के रिस्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी जो फोकस होगा वो क्रेडिट रिस्क पे होगा। मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को थोड़ा सा यहां पे बताया जा रहा है। समझिए, मार्केट रिस्क क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। यदि इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है मार्केट में, एक्सचेंज रेट में चेंज होता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में चेंज होता है, या गोल्ड फॉरेक्स रिजर्व्स जो बैंक के द्वारा रखे गए हैं उसमें यदि चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के रिस्क को ही मार्केट रिस्क बोला जाता है। ठीक है, जब ये सब रिस्क अराइज होते हैं और उसमें यदि लॉस होता है तो बैंक के लिए वो मार्केट रिस्क में आता है। अब एक चीज आपका यहां कंफ्यूजन आगे चल करके हो सकता है कि क्रेडिट रिस्क भी मार्केट रिस्क के जैसा ही है, लेकिन यहां पे डिफरेंस मेनली जो आपको देखना है वो क्या है कि जब बैंक खुद ही इन्वॉल्व होती है एक्टिविटी में, कैसी एक्टिविटी में? जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट के वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री को फर्क पड़ रहा है, एक्सचेंज रेट में यदि चेंजेस हुए हैं उसके वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री को डायरेक्ट यहां पे लॉस हो रहा है, या इन्वेस्ट करी है, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करी है, ठीक है, या अपने पास गोल्ड या फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखी है, उसमें यदि चेंजेस आ रहे हैं तो उसके वजह से जो बैंक को लॉस हो रहा है ये मार्केट रिस्क कहलाता है। अब क्रेडिट रिस्क में भी इसी प्रकार के आपको आगे देखने को मिलेंगे कि मार्केट से रिलेटेड जब एक्सटर्नल फैक्टर हम पढ़ेंगे क्रेडिट रिस्क में, तो वहां पे मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से बोरोवर को, जिसको लोन प्रोवाइड करी है बैंक ने, उस बोरोवर को यदि फर्क पड़ रहा है और उसके वजह से उसका जो रिपेमेंट है उसमें फर्क पड़ता है तो वो क्रेडिट रिस्क होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मार्केट रिस्क में आप ये जरूर डिफ्रेंशिएट करिए क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क में, कि मार्केट रिस्क में यदि बैंक डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई है और उसके वजह से लॉस हो रहा है, किस वजह से? कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी चेंज हो रहा है, या तो गोल्ड फॉरेक्स रिजर्व जो अपने पास बैंक रखी है उसमें यदि चेंजेस हो रहे हैं और लॉस यदि बैंक को हो रहा है तो वो आपका मार्केट रिस्क का पार्ट बनता है। यहां ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंक इन्वॉल्व उसमें डायरेक्टली है। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि ऑपरेशनल एक्टिविटी मींस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन एरर, फेल्यूर ऑफ इनएडिक्वेट सिस्टम, सिस्टम यदि आपका सही से नहीं काम कर रहा है, सिस्टम में यदि प्रॉब्लम है उसके वजह से, या प्रोसीजर्स और सच एक्सटर्नल इवेंट्स इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, जैसे आपका फ्रॉड हो गया, फ्लड आया, फेल्यूर ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारी चीज, कहने का मतलब कि ह्यूमंस एरर के वजह से, जैसे आपका सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया है, तो ये सब एक्टिविटी के वजह से यदि जो बैंक का ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो फर्क पड़ रहा है तो आपका ऑपरेशनल रिस्क में आता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेन आपको मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क को समझना है। तो मार्केट रिस्क में यहां थोड़ा सा समझ लिया, जब आप क्रेडिट रिस्क समझेंगे तो इसका दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अब समझिए क्रेडिट रिस्क के बारे में। फ्रेंड्स, क्रेडिट रिस्क में क्या होता है? क्रेडिट मींस क्या हो गया? बैंक के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वही आपका क्रेडिट होता है, जिसे बैंकिंग के टर्म्स में एडवांस बैंक के लिए क्या हो जाएगा? वो असेट होगा। बैंक के लिए क्या हो जाएगा? वो असेट का पार्ट होता है जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क किस प्रकार के हो सकते हैं तो समझिए, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस,
लॉस हुआ कैसे, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिबल डिफॉल्ट इन रिपेमेंट बाय द बोरोवर्स एज पर देयर एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। जो लोन प्रोवाइड किया था आपने, बोरोवर को जो लोन दिया था, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है रिपेमेंट करने का, उसमें से यदि प्रॉब्लम होती है, वो यदि उस प्रकार सही से रिपेमेंट उसका नहीं करता है, तो आपका क्रेडिट रिस्क अराइज होगा, है ना। यदि हम बात करें इन केस ऑफ फंड बेस्ड, देखिए दो प्रकार के लोन आप देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक होता है फंड बेस्ड, दूसरा होता है नॉन फंड बेस्ड। दोनों केस में यदि डिफॉल्ट होता है तो क्रेडिट रिस्क का पार्ट बनेगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के डिफॉल्ट होते हैं। जैसे यदि आप फंड बेस्ड की बात करें तो इस फैसिलिटी में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जो आपने दिया है फंड बेस्ड मींस डायरेक्ट जो पैसे उसको प्रोवाइड किए हैं बोरोवर्स को, उसमें यदि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पार्ट में डिफॉल्ट करता है, नहीं करता है पेमेंट सही से, तो आपका क्रेडिट रिस्क होगा। Whereas in case of non-fund based facility, the possibility of non-fulfillment of obligation by the borrowers arises credit risk। लेकिन यदि नॉन फंड बेस्ड की बात करें, जैसे आपने बैंक गारंटी प्रोवाइड किया है, एलसी प्रोवाइड किया है, तो उसमें जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको यदि पूरा नहीं किया जाता है बोरोवर्स के द्वारा, तो भी वो क्रेडिट रिस्क का ही पार्ट बनेगा। तो समझ में आया यहाँ पे। अभी जो मैंने बोला था आपको कि मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्लियर होने वाला है। तो यहां क्या अभी तक क्या समझा इस स्लाइड में आपने, कि जो भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है बोरोवर्स को बैंक के द्वारा, उसमें यदि डिफॉल्ट किया जाता है तो वो आपका क्रेडिट रिस्क का पार्ट बनता है। फ्रेंड्स देखिए, जो फैक्टर हैं इसके कौन कौन से फैक्टर के द्वारा अफेक्ट होते हैं, तो आपका एक है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर, जिसके द्वारा क्रेडिट रिस्क होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर किसका देख रहे हैं, क्रेडिट रिस्क का। कि क्रेडिट रिस्क जो अराइज होता है उसमें से दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल फैक्टर होगा या तो इंटरनल फैक्टर होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर मींस क्या हो गया कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं, उसके बाहर जो एक्टिविटी हो रही है उसके वजह से जब चेंजेज होते हैं तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा। लेकिन यहां जो चेंजेज है वो किसको प्रभावित करेगा, तो बोरोवर्स को प्रभावित करेगा, बोरोवर्स के जो रिपेमेंट कैपेसिटी है उसको प्रभावित करेगा। तो वैसे फैक्टर को एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखे जाते हैं। ठीक है, देखिए दीज फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस ऑफ कस्टमर्स एंड रिड्यूस हिज हर कैपेबिलिटी टू ऑनर द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद द बैंक। बैंक के साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना है, रिपेमेंट करना है, उस ऑब्लिगेशंस को जो पूरा करना है जिसके लिए उन्होंने लोन लिया है, तो उसमें यदि फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वैसे फैक्टर्स को, जो बाहर के जो वैसे फैक्टर्स है, उसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स बोला जाता है। द मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। जो मेनली बात करें कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से बोरोवर्स के कैपेसिटी को प्रभावित किया जाता है रिपेमेंट की, तो उसमें से आपका एक एक्सचेंज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस उसमें जो चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जब एक देश अपने फेवर में जब रूल बनाती है, ठीक है, और दूसरे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मान लीजिए कि बोरोवर काम कर रहा है, तो उसमें से दूसरे को यदि फर्क पड़ता है उससे, और अपने अपने फेवर में जब पॉलिसी को बनाया जाता है, तो वैसे को क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, मतलब प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिसी बोला जाता है। तो ऐसे बनाया जाता है एक कंट्री के द्वारा। पॉलिटिकल रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क भी अराइज होता है, और ये सब रिस्क के वजह से जब बोरोवर की रिपेमेंट कैपेसिटी या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी की बात करें, तो उसमें ऑब्लिगेशंस पूरा करने में यदि प्रॉब्लम होता है बोरोवर्स को, तो वैसे रिस्क जो अराइज होते हैं वो तो क्रेडिट रिस्क हो गया, लेकिन ये सब फैक्टर जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्यों, क्योंकि यहां मार्केट्स में जो फैक्टर्स हैं, मार्केट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से प्रभावित हो रहे हैं बोरोवर्स। ठीक है, These factors look similar to what is mentioned under the market risk above। देखिए मार्केट रिस्क में भी हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट में जब चेंजेज होते हैं, एक्सचेंज रेट में जो चेंज होते हैं, ये सब के वजह से जो चेंजेज हो रहे हैं, उसमें जो बैंकिंग इंडस्ट्री को जो लॉस बियर करना पड़ता है वो मार्केट रिस्क का पार्ट बनता है। यहां भी हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सब जो चेंजेज हो रहे हैं उससे वजह से बोरोवर्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, बोरोवर्स को जो नुकसान हो रहा है, और बोरोवर्स को नुकसान होने के वजह से बैंक के रिपेमेंट जो करना है बोरोवर्स को, उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका
क्रेडिट रिस्क का पार्ट बनता है। लेकिन बैंक जब डायरेक्टली मार्केट में इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, लोन कहीं से रेज करी हुई है, उसमें से यदि बैंक को डायरेक्ट लॉस हो रहा है तो वो आपका क्या बनेगा, मार्केट रिस्क का पार्ट बन जाएगा। तो यहां क्लियर करना क्वेश्चन में भी जरूरी होगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेज हो रहे हैं, या तो मार्केट में जो भी चेंजेज है उसके वजह से डायरेक्टली बैंक को प्रभावित कर रहा है या बोरोवर के रिपेमेंट कैपेसिटी को प्रभावित कर रहा है। तो जब क्लियर हो जाएगा तभी आप डिसाइड करेंगे कि ये मार्केट रिस्क है या आपका क्रेडिट रिस्क है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज कह रहा है यहां पे कि दोनों तो सिमिलर है, बट Whereas the market risk directly affect the bank, मार्केट रिस्क में बैंक को डायरेक्टली अफेक्ट किया जाता है। The factor mentioned here, लेकिन यहां जो फैक्टर्स हैं affect the business of the customers, thus impairing the क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो। जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है बैंक का, जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है बैंक के द्वारा बोरोवर्स को, उसके रिपेमेंट को, जो बोरोवर्स के रिपेमेंट्स है उसको प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए ये मार्केट रिस्क का ना पार्ट बन के क्रेडिट रिस्क का पार्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए इंटरनल फैक्टर्स क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर तो देख लिया आपने क्रेडिट रिस्क का। अब क्रेडिट रिस्क का इंटरनल फैक्टर मींस बैंक के अंदर में ही जो चेंजेज हो रहे हैं और उस चेंज के वजह से, उस फैक्टर्स के वजह से जो अफेक्ट हो रहा है क्रेडिट रिस्क, वो इंटरनल फैक्टर का पार्ट बनता है। जैसे दीज मेनली रिलेट टू ओवर एक्सपोजर्स, concentrations of credit to particular segment, geographical regions, excessive lending to cyclical industry, ignoring purpose of loans, ठीक है, faulty loan and repayment structuring, deficiency in the loan policy of the bank, low quality of credit appraisals and monitoring, and lack of an efficient recovery mechanism, that is poor policy or performance in pre-sanctions and post-sanctions of credit facility। ये सब जो भी अभी हमने टर्म्स देखे हैं, ये क्या है, कहीं ना कहीं बैंक के अंदर जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके लिए। जैसे एक्सपोजर नॉर्म्स, जब किसी एक ही सेक्टर में, एक ही सेगमेंट में ज्यादा लोन दे दिया आपने और वो इंडस्ट्री यदि खराब होता है तो उस एक इंडस्ट्री के खराब होने की वजह से आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो खराब हो सकता है बैंक का। तो ये क्या है, इंटरनल फैक्टर। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉर्म्स है, जो बैंकिंग का नॉर्म्स है, एक्सपोजर नॉर्म्स है, जो लोन प्रोवाइड करने का, कितना देना है सिंगल बोरोवर्स को, ग्रुप्स में कितना लोन प्रोवाइड करना है, किस सेक्टर्स को कितना लोन देना है, इसके लिए यदि एक्सपोजर नॉर्म्स आपका सही से नहीं है बैंक का, तो आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो बिगड़ सकता है, जिसके वजह से आपका क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। एक ही ज्योग्राफिकल रीजन में आपने दे दिया एक्सेसिव लेंडिंग ऑफ साइक्लिकल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो सीजनल इंडस्ट्री है, उसके लिए सही से असेस करना कि कितना लोन किस प्रकार से देना है, वो यदि नहीं किया, पर्पस ऑफ लोन क्या है, लोन जो देने का पर्पस है उसको सही से आपने डिफाइन नहीं कर पाया, नहीं यदि सही से किया है, असेस नहीं किया, अप्रेज नहीं किया है, क्या है, ठीक है, फॉल्टी एंड द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल्स, अप्रेज सही से नहीं किया, है ना। अप्रेज मींस क्या हो गया कि जब लोन देते हैं तो बोरोवर्स की कैपेसिटी क्या है कि लोन फुलफिल, वो उसका रिपेमेंट कर पाएगा सही से, नहीं कर पाएगा, ऑब्लिगेशन सही से उसका पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वही क्या होता है, अप्रेजल। तो अप्रेजल सही से नहीं किया आपने, मान लीजिए लोन दे भी दिया तो मॉनिटरिंग जो है लोन का वो सही से नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसका रिकवरी का जो मैकेनिज्म है, किस प्रकार से रिकवरी का प्रोसेस है वो सही से बैंक का डिफाइन नहीं है। तो ये सब जो है ये इंटरनल फैक्टर का पार्ट बनता है। क्यों? क्योंकि ये बैंक के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं ये सारी पॉलिसी को, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है क्रेडिट रिस्क का। देखिए अब जो है स्टेप्स फॉर मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। यदि रिस्क है भी, रिस्क तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि यदि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिस्क नहीं है, रिस्क तो होगा, लेकिन उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये दो प्रकार से बांटा गया है इसको कि एक रिस्क जो कम किया जाएगा मैक्रो लेवल पे, मैक्रो मींस क्या हो गया कि ब्रॉड एरिया को कवर करता है माइक्रो लेवल पे, और दूसरा है माइक्रो लेवल पे कैसे हम कर सकते हैं जब हम एक छोटे एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो लेवल पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैक्रो लेवल पे क्रेडिट रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। तो द रिस्क टू द ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक्स आर मिटिगेटेड थ्रू
frequent review of norms and fixing internal limit to a specific sectors so that the exposures are evenly spread over various sectors and the likely loss is retained within tolerable limit। यहां पे जो मैक्रो लेवल की बात की जाती है ना, आप समझिए कि बैंक की जो पॉलिसी है उस पे बात की जाती है कि बैंक की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कितना लोन किस सेक्टर में देना है, उसका फ्रीक्वेंट रिव्यू किया जाना चाहिए। तो जो भी आप मैक्रो लेवल का मतलब इतना समझिए कि बैंक के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है ना, तो वो पॉलिसी सही से बनना ही आप मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क कह सकते हैं। यदि सही से आपने पॉलिसी बनाई है तो आपका क्रेडिट रिस्क कम हो सकता है। ठीक है, सही से पॉलिसी कहने का मतलब कि किस सेगमेंट में कितना लोन प्रोवाइड करना है, कौन से सेक्टर को कितना देना है। ठीक है, असेसमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, अप्रेजल का प्रोसेस क्या होना चाहिए, है ना। यदि आपका रिस्क है और लोन दिया जो आपने खराब हो गया तो रिकवरी का प्रोसेस क्या होना चाहिए। उसके लिए जो रूल्स फ्रेम किए जाते हैं वो क्या है, बैंक के द्वारा जो फ्रेम किए जा रहे हैं उसमें यदि सही से काम हो गया तो समझिए कि मैक्रो लेवल पे आप अच्छे से मिटिगेट कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क। ठीक है, आगे देखिए, बैंक also periodically review the loan policy relating to exposure norms to single and group borrowers as also the structure of discretionary power vested with various functionary। कितना किस सेक्टर में देना है, ग्रुप में कितना देना है, आपका सिंगल बोरोवर्स को कितना देना है, इसके लिए तो प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए रूल्स। दूसरी चीज है कि किसके लिए कौन से जो फंक्शनरीज है उसको कितना पावर आप दे रहे हैं लोन सैंक्शन करने के लिए, ये सारी चीजें भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सही से फ्रेम होना चाहिए ना, जिसके वजह से आप मैक्रो लेवल पे मिटिगेट कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क को। बैंक्स आल्सो फॉर्मुलेट पॉलिसी रिलेटिंग टू स्ट्रेस रिजोल्यूशन। वही हो गया कि यदि लोन खराब हो गया तो उसका फिर कैसे आप रिजोल्यूशन उसको करेंगे, उसके लिए भी सही से पॉलिसी बनना चाहिए। जैसे रेक्टिफिकेशन, यदि लोन खराब ही हो गया तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग की यदि नौबत आती है तो रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, कॉम्प्रोमाइज का पॉलिसी क्या होगा आपका, रिकवरी एंड राइट ऑफ। राइट ऑफ होता है कि बैंक यदि खुद से अपने बैलेंस शीट को सही करने के लिए बैंक को जो एनपीए हुआ है उसको क्या करता है, अपने बैलेंस शीट से हटाता है, वो प्रोसेस जो होता है राइट ऑफ होता है। तो ये सब के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, ये आपको मैक्रो लेवल में देखा जाता है। ठीक है, बैंक का माइक्रो लेवल का ये पार्ट बनता है। ठीक है, तो माइक्रो लेवल में यदि सही से पॉलिसी बन गई तो इसका मतलब है माइक्रो लेवल पे उस पॉलिसी को सही से यदि आप एग्जीक्यूट कर दिए तो आपका रिस्क मिटिगेट हो सकता है। फिर माइक्रो लेवल की यदि बात करें तो इसमें कैसे मिटिगेट किया जाता है, देखिए इसमें यही है कि जो मैक्रो लेवल पे पॉलिसी बनाई गई है उसको सही से एग्जीक्यूट करते हैं। यदि मैक्रो लेवल पे मतलब ब्रांच लेवल पे जहां से लोन प्रोवाइड किया जाता है, जहां क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या होता है, माइक्रो लेवल होता है। ठीक है, दिस पर्टेन्स टू पॉलिसीज ऑफ द बैंक रिगार्डिंग अप्रेजल स्टैंडर्ड की जो अप्रेज किया गया है उसका स्टैंडर्ड सही होना चाहिए। सही होना का मतलब एक तो पॉलिसी तो यहां बना दिया गया मैक्रो लेवल पे, लेकिन यहां पे जो अप्रेजल किया जाएगा उसमें क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिसी कुछ कह रहा है, किसी प्रकार से अप्रेज कर रहे हैं काम चलाओ, तो वो आपका नहीं है। सैंक्शनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस, जो सैंक्शन किया जा रहा है लोन, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं, डिलीवरी प्रोसेस में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं, लोन को डिस्पर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी होना चाहिए, इसमें सही से उसको अप्रेज करने सही प्रोसेस वाइज होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजल्स कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल्स, ऑप्टेशंस ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी सही रूप में लेना चाहिए, पर्सनल गारंटी लेना चाहिए, एस्क्रो मैकेनिज्म, जब सिक्योरिटी कहीं थर्ड पार्टी के हैंड में होता है उसको उसके रूप में यदि लोन को प्रोवाइड किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वो एस्क्रो मैकेनिज्म हो गया। कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडी कंपनी है दूसरी होल्डिंग कंपनी है, तो सब्सिडी कंपनी को यदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोन तो उसमें होल्डिंग कंपनी का क्या गारंटी प्रोवाइड लेना होता है। क्रेडिट रेटिंग्स एंड क्रेडिट स्कोरिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एरिया। अब क्रेडिट रेटिंग की बात करें कि किसी बोरोवर का रेटिंग खराब है, उसका स्कोर ठीक नहीं है, उसको भी आप लोन ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो भी क्या है कि आपका प्रॉब्लम है। तो मैक्रो लेवल पे ये सब चीज को ध्यान देना होता है जब आप लोन दे रहे होते हैं। यहां मैक्रो लेवल पे क्या हो गया कि पॉलिसी का क्या है, पॉलिसी फ्रेम किया गया है, लेकिन माइक्रो लेवल पे उस पॉलिसी को सही से एग्जीक्यूट करना ही क्या होता है, माइक्रो लेवल का पार्ट बनता है। फॉर डिस्पर्सन्स, ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन लार्ज वैल्यू अकाउंट्स, bank can resort to consortium, multiple banking and use of derivatives like credit default swap। इसके बारे में हम देखेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स है।
तो कह रहा है कि यदि लार्ज वैल्यू में प्रोवाइड कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में आप कंसोर्टियम का ऑप्शन देख सकते हैं, मल्टीपल बैंकिंग का देख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कंसोर्टियम, मल्टीपल बैंकिंग क्या होता है, सिंडिकेशंस क्या होता है, ये सारी चीजों को बताया गया है। अब डेरिवेटिव्स का यूज ले सकते हैं। डेरिवेटिव्स मींस क्या होता है कि डायरेक्टली जो आपका लोन्स का पार्ट है उसमें ना होकर के आप उसका कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि लोन यदि खराब होता है तो उसको आप कैसे उसके रिस्क को कम कर सकते हैं, तो वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ये सब ऑप्शंस है जो डेरिवेटिव्स है अलग अलग प्रकार के, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को यदि आप सही से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, यहीं तक। आगे के वीडियो में हम बाकी के जो इसके पार्ट बचे हुए हैं उसको देखेंगे। तो यदि आपको सही लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।